नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू सिंह, विद्यांत हिंदू डिग्री कॉलेज लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में प्राध्यापक हूँ और आज की हम लोगों की क्लास कोर्स बीएनएसी 133 के ऊपर है। बीएनएसी 133 के ब्लॉक 2 के यूनिट 7 की आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 7 में हम लोग संस्था की चर्चा करेंगे और ये संस्थाएं कौन सी होंगी, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की चर्चा हम लोग ब्लॉक 2 के यूनिट 7 में करेंगे। और इस यूनिट में जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो संस्थान किसी भी समाज की फंक्शनिंग में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी समाज की फंक्शनिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, क्योंकि वे समाज के सदस्यों को उनके सामाजिक कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। और जब हम आर्थिक संस्थान की चर्चा करेंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग उत्पादन, उपभोग और विनिमय अर्थात प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज और कुछ वितरण की भी चर्चा अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन की भी चर्चा करेंगे। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कितने तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इसकी चर्चा करेंगे, अर्थात बैंड, लीनियर सिस्टम, चीफडम, स्टेट, इनकी चर्चा करेंगे। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की चर्चा करते समय हम देखेंगे कि बिलीफ सिस्टम क्या है, प्रैक्टिसेस क्या हैं, रिलीजियस फंक्शनरीज कौन से होते हैं, मिथ्स क्या है, इनको जानेंगे। और जब हम सामाजिक संस्थान शब्द का प्रयोग करते हैं या सोशल इंस्टीट्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जिन्हें मनुष्यों द्वारा समाज के एक सदस्य के रूप में मतलब सामाजिक संस्थान शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जहां मनुष्यों को समाज के एक सदस्य के रूप में देखा जाता है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी संस्थान के द्वारा करते हैं। और समाज के सदस्य के रूप में लोगों को सामाजिक पहचान, भोजन, आश्रय, सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है और उन्हें अपने सार्थक जीवन की इच्छा को भी पूरा करना होता है। तो सभी समाजों में जो नियंत्रण की जब अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली, मूलभूत आवश्यकताएं, तो समाज के सदस्य की हैसियत से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्या मर्यादा होती है, क्या सीमा होती है, किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, इनको पूरा करने के क्रम में आपस में क्लैश ना हो, विवाद ना हो, तो समाज में कुछ नियंत्रण की उपायों की भी आवश्यकता होती है ताकि वे इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि समाज के सभी सदस्य मानदंडों और नियमों मतलब नॉर्म्स जो भी हैं उस सोसाइटी के, उस समाज के, उसका अनुपालन कर रहे हैं जिससे कि समाज की परिकल्पना को सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न समूहों और समाजों में व्यवहार का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक मानव के रूप में लोगों में अधिकतम या गूढ़ अंतर भी है जिसके कारण सभी मानव समाजों में कुछ अवधारणाओं का आदान प्रदान होता है जिसे हम अन्य दुनिया की चिंताओं के रूप में जानते और समझते हैं। तो आज हम इन सभी आवश्यकताओं को समाज नामक संस्थानों के माध्यम से किस प्रकार पूरा किया जाता है इसको जानेंगे और साथ ही किस प्रकार ये संस्थान अलग नहीं है किंतु समाज की प्रकृति को अपने आप में व्यवस्थित करते हैं। और संबंधों की दुनिया में अर्थात पारिवारिक संस्थानों में हम अपने परिवार और रिश्तेदार की गणना करते हैं जो कि समाज में अपने आप के प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होते हैं। परिवार क्या है? प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है सोसाइटी की और ये प्राथमिक संस्थान होते हैं क्योंकि हम किसी परिवार, सामाजिक समूह, जातीय समूह में अपने जन्म के समय से ही एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में पहचान प्राप्त कर लेते हैं। और किसी जैसे सोसाइटी भी कई तरह की होती है, एक सिंपल सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। तो सिंपल सोसाइटी क्या होता है ये जानना इस संस्थान को पढ़ने के समय बहुत जरूरी है। तो किसी भी समाज को तब सरल समाज माना जाता है जब उसके विभिन्न संस्थानों के बीच में बहुत अंतर नहीं होता है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और पूरा करने वाले जो फंक्शनरीज होते हैं उनके बीच में बहुत अंतर नहीं होता है। ऐसे समाज को सरल समाज माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल
किसी भी सरल समाज में परिवार या घर आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर सकता है, तथा जनजाति अथवा जाति राजनीतिक इकाई में भी कार्य कर सकती है। और जैसे जैसे समाज कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जटिल होता जाता है, शिक्षा जैसा कार्य केवल शिक्षा में दक्ष संस्थान ही पूरा करते हैं। जैसे कि हम लोग के आज के आधुनिक समाज में होता है कि जिसको शिक्षा चाहिए वो यूनिवर्सिटी में जाए, वहाँ के जो प्रोफेसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जबकि सरल समाजों में हो सकता है एक ही व्यक्ति शिक्षा का भी कार्य करता हो, देने का कार्य करता हो, वही लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करने का कार्य करता हो, और कुछ हद तक वह रिलीजियस फंक्शनरी या धार्मिक कार्यों को भी पूरा करता हो। परंतु पहले के जो शहरी समाज, ज़्यादातर शहरी समाजों में शिक्षा देने का काम केवल और केवल परिवार और सामाजिक समूहों का होता था। और संस्थाओं के बीच में ये अंतर कि जहाँ परिवार ही हर तरह के इंस्टीट्यूशंस की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर रहा है, चाहे आर्थिक संस्थान की ज़रूरत हो, चाहे राजनीतिक आवश्यकता हो, सोशल कंट्रोल की आवश्यकता हो या धार्मिक हो। जहाँ परिवार ही इस तरह के सभी प्रकारों को पूरा करता है, वह सरल समाज है। यही यही अंतर इस बात का मुख्य परिचायक है कि कौन सा सरल समाज सरल है और कौन सा जटिल। परंतु उनके बीच का ये अंतर किसी समाज की जीवन शैली या कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की गुणवत्ता को संदर्भित नहीं करता। यह केवल समाज के स्तर को संदर्भित करता है और साथ ही उस समाज की डेमोग्राफी को भी बताता है, जनसांख्यिकी को भी स्पष्ट करता है। इन मूलभूत बातों को जानने के बाद अब हम लोग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और जब हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि ये आर्थिक संस्थान क्या हैं। आर्थिक संस्थानों के बारे में यह माना जाता है कि मानव संस्थानों हेतु सबसे बुनियादी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जीविका को सुनिश्चित करते हैं। जीवन निर्वाह के जो साधन होते हैं वो सब आर्थिक संस्थानों के अंतर्गत ही वर्गीकृत किए जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध मानव अस्तित्व से संबंधी बातों जैसे भोजन और मकान के प्रावधानों से जुड़ा होता है। किंतु मानव के लिए केवल भोजन, वस्त्र और मकान के अतिरिक्त भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। और आर्थिक संस्थान लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। संसाधनों के वितरण और नियंत्रण के आधार पर समाज में जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं या असमानताएं होती हैं, और वह भी केवल मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, अपितु सामाजिक महत्व के पैमाने पर मनुष्यों को देखने के लिए भी यह जरूरी है। तो जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है या जो उसमें हम संस्थान पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये सब एंथ्रोपोलॉजी की जो कोर ब्रांच है, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये सब उसकी सब ब्रांचेस हैं। और जब हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो हम मानव की जीविका या जीवन निर्वाह से संबंधित बुनियादी बातों की चर्चा करते हैं। और इसमें भी अब हम दो तरह से चर्चा करते हैं, एक स्टैटिक इकोनॉमी की, दूसरा डायनामिक इकोनॉमी की। तो जो स्टैटिक इकोनॉमी है वो डील करता है ट्रेडिशनल इकोनॉमीज को, सिंपल जो सरल समाज होते हैं, पारंपरिक रूप से जिनका जीवन चलता है, जिनका जीविका और जीवन निर्वाह सब पारंपरिक होता है, उसकी चर्चा करते हैं। और दूसरे डायनामिक इकोनॉमी की, जो डील करता है, डील्स विद द चेंजेस इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ मॉडर्नाइजिंग एक्टिविटी, इनके बारे में, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आधुनिकता वादी तकनीकी आधुनिकतावादी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों में आती चली जा रही हैं, आर्थिक संसाधनों में प्रवेश ले रही हैं, उसी तरह से जो अर्थव्यवस्था है, जीवन निर्वाह की प्रक्रिया है, उनमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एक स्टैटिक इकोनॉमी को भी स्टडी करता है, दूसरा डायनेमिक इकोनॉमी को भी डील करता है। तो जब हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो आर्थिक संस्थानों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो ये कि, और ये जो श्रेणियां बनाई गई हैं वो इस आधार पर हैं कि वे अर्थव्यवस्था के किस पहलू से जुड़े हुए हैं। सामान्यतः अर्थव्यवस्था की 3 श्रेणियां हैं। एक उत्पादन, जिसको प्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा उपभोग, कंजम्पशन, और तीसरा है आदान प्रदान, विनिमय या एक्सचेंज की श्रेणी। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ हद तक वितरण की भी इसमें चर्चा करेंगे। जब अधिक जटिल समाजों में हम इस श्रेणी में सामाजिक वितरण के पहलू को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये
वितरण, जो सामाजिक वितरण का यह पहलू है, जटिल समाजों में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जो सरल समाज है उसमें उत्पादन, उपभोग और आदान प्रदान, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है, जीविकोपार्जक आर्थिकी होती है। तो उसमें जितना उत्पादन होता है घर परिवार और नातेदारों के बीच में, उतना उपभोग भी हो जाता है और सरप्लस बहुत कम बचता है। वितरण की आवश्यकता वहां होती है जहां जो प्रोडक्शन होता है वो सरप्लस होता है। तो जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात आती है। और सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन का ये पहलू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी या जटिल आर्थिक व्यवस्था वाले समाजों में अधिक देखा जाता है। और जब हम स्टैटिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज की ही 3 श्रेणियाँ ज़्यादा देखने में मिलती हैं। अब आर्थिक संस्थानों की चर्चा करते समय ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन है क्या? उत्पादन कहते किसको हैं? तो उत्पादन मानव जाति के इस्तेमाल हेतु जो प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्स जो हैं, उनका रूपांतरण का संबंध उत्पादन से है। जैसे उदाहरण के लिए उत्पादन में आवश्यक रूप से भोजन की प्राप्ति और आश्रय का प्रावधान शामिल है, किंतु आगे चल के उत्पादन केवल वस्तुओं की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहता। यह और अधिक जटिल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और इसमें कई अलग-अलग उद्देश्यों के लिए उत्पादन शामिल हो सकता है। जैसे कार या कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने आप में एक प्रकार से क्या है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी है। लेकिन मूलभूत से लेकर जटिल तक, मतलब सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक, सभी प्रकार के प्रोडक्शन में एक टेक्नोलॉजी शामिल होती है। प्रोडक्शन के लिए किसी भी चीज़ को के प्रोडक्शन के लिए किसी न किसी प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। सरल समाजों में होंगे तो वो प्रौद्योगिकी सरल प्रकार की होगी, जटिल समाजों में होंगे तो जटिल प्रकार की प्रौद्योगिकी होगी। जैसा कि हमने अभी बताया कि उत्पादन या उत्पादक गतिविधियां वह होती हैं जिनमें हम अपने पर्यावरण से मानव की उपयोग के लिए या यूज के योग्य सामग्रियों का चयन करके उन्हें मानव के उपभोग के लिए परिवर्तित करते हैं, कंज्यूम करने के लिए परिवर्तित कर देते हैं। और इस परिवर्तन में जिस तकनीकी का प्रयोग होता है वही वही प्रौद्योगिकी है। इसके लिए किसी को कुछ ज्ञान और कुछ तरीकों के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। जैसे कच्चे माल या प्राकृतिक संसाधन को उपभोग या कंज्यूम करने वाली वस्तुओं के रूप में परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का हल किया जाता है। इसी ज्ञान को प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कहा जाता है। इसमें औजारों के निर्माण और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन सभी औजारों का सही इस्तेमाल शामिल है। जैसे जानवरों का इस्तेमाल उपकरण के रूप में करके मानव विकसित हुआ, जिसका अर्थ यह है कि मानव केवल कच्ची प्राकृतिक सामग्री पर ही निर्भर नहीं है, अपितु उसमें प्रकृति को बदलने की क्षमता है, और यही क्षमता प्रौद्योगिकी का रूप धारण करती है। तो प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो उत्पादन होता है वह उपभोग में प्रयोग किया जाता है। और प्रौद्योगिकी का उपयोग भी जो है क्या है, वो रैंडम नहीं होता, बल्कि कुछ सोशल रिलेशंस का एक सिस्टमैटिक एस्पेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन। और टेक्नोलॉजी का यह सोशल डायमेंशन जो है वो अपने आप में सोशल आइडेंटिटी का डेरिवेटिव भी है और डिटर्मिनेंट भी है, व्युत्पत्तिक भी है और निर्धारक भी होता है। अगर इसको सरल शब्दों में समझें तो इसका तात्पर्य है डिवीजन ऑफ लेबर का कि कौन क्या करता है, ठीक है, कि लेकिन कौन क्या करता है वास्तविकता में इसका संबंध या इसका तात्पर्य इस प्रकार के श्रम विभाजन का रैंक और प्रेस्टीज स्थापित करता है। और सामाजिक विशेषाधिकार के क्रम में लोगों की जो अवस्थिति है उसका ये महत्वपूर्ण वेरिएबल भी है, जैसे कि यह जेंडर और दूसरे प्रकार के सोशल डिफरेंशिएशन का जो है मेजर क्राइटेरिया भी है। श्रम विभाजन कई स्तरों पर मौजूद रहता है। समाज में हम देखते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम विभाजन है, वो बहुत सारी स्टेजेस में मौजूद रहता है, और यह मूलभूत रूप से परिवार के स्तर भर पे ही पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी भी परिवार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सामान्यतः सिर्फ मेल मेंबर्स द्वारा किए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ फीमेल्स द्वारा काम किए जाते हैं। किंतु ये विभाजन किस प्रकार किया जाए कि ये काम मेल
या पुरुष सदस्य करेंगे, ये काम महिला सदस्य करेंगी। यह विभाजन किस प्रकार किया जाता है, यह उस क्षेत्र के समाज की संस्कृति और वहाँ के समूह की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि श्रम विभाजन कैसा होगा, काम का काम के ये प्रकार है, इनमें कौन-सा पुरुष करेंगे और कौन-सा स्त्री। इसमें वहाँ के कल्चर और समूह की प्रकृति बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और हम ये भी जानते हैं कि संस्कृति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और जब संस्कृति परिवर्तित होती है तो श्रम विभाजन भी बदलता रहता है। जैसे आज का जो आधुनिक समय है, जटिल समाजों में हम देखते हैं कि महिलाएं कई सारे कार्य कर रही हैं। हवाई जहाज को भी उड़ाना है, पुलिस की नौकरी करना है, जो आज से 20-25 साल पहले नहीं करती थी, या ये माना जाता था कि ये कुछ क्षेत्र हैं जो पुरुषों के लिए ही विशेष रूप से बने हैं और यह कार्य केवल पुरुष कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ ये जो रेखा है, ये जो डिवीजन है, वो कम हो गया है और महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में भी प्रवेश करने लगी हैं। तो लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर की बात यदि हम करते हैं तो ये मैंने बताया कि डिफाइंड होता है, और ये डिफाइन कैसे होता है, कल्चर से होता है। यद्यपि लैंगिकता और आयु मतलब जेंडर और एज डिवीजन ऑफ लेबर के दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनके आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है। और हम श्रम विभाजन के बारे में दूसरे स्तर और जटिल प्रक्रियाओं को भी पाते हैं। जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, इसमें जो सोशल डिवीजन है, उस ये जो सोशल डिवीजन में हम देखते हैं, इंडियन कास्ट सिस्टम सबसे विस्तृत प्रणालियों में से एक है, जहां व्यवसायों को विभिन्न सदस्यों के वंशानुगत व्यवसाय से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन केवल उनके व्यवसाय ही नहीं निर्धारित किए जाते, बल्कि उनके सामाजिक स्तर का भी निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ जो व्यवसाय है वो उसके सोशल स्टेटस को भी डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मनुष्य के रूप में हम संस्कृति के आधार पर सब चीजों को देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि उन चीजों के लिए हम अर्थ और मूल्य निर्दिष्ट करते हैं जो उनका ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज है, उसका इसेंशियल एस्पेक्ट होता है। यह बात श्रम विभाजन पर भी लागू होती है। किसी भी समेकित समाज में सभी कार्यों का संबंध प्रतिष्ठा, मूल्य और असमान पुरस्कारों से जुड़ा होता है। जैसे कि किसी भी ऑफिस में हम देखते हैं कि जो ऑफिसर है उसकी सैलरी, उसके वेजेस अलग है और जो पियोन है उसका अलग है। तो हम चपरासी को वहाँ के प्रबंधक की तुलना में बहुत कम वेतन का भुगतान होते हुए देखते हैं। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि चपरासी या पियोन के कार्य को कम महत्व दिया जाता है, और ये परंतु इस प्रकार का अंतर किसी वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता, लेकिन यह मूल्यांकन सांस्कृतिक रूप से निर्धारित मानदंड को दर्शाता है और इसी से उनका जो स्टेटस है ऑफिस में वो भी डिसाइड होता है। एक और उदाहरण की हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है, वहाँ पर ऐसे समाजों में महिलाओं द्वारा भोजन एकत्रित करने की गतिविधियों को पुरुषों की गतिविधियों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि महिलाओं की जो गैदरिंग करने की वाली एक्टिविटी है, उनका वास्तविक कैलोरी मूल्य अधिक होता है। वे पुरुषों की छिटपुट शिकार गतिविधियों की तुलना में आपूर्ति के लिहाज से अधिक नियमित होती है, और जिससे केवल महिलाओं द्वारा ही मूल पोषण की आपूर्ति की जाती है। और इसी तरह से हम अक्सर उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, हायर और लेसर टेक्नोलॉजीज के रूप में भी सुनते हैं, किंतु ये बड़ी मिसलीडिंग बात है। यहाँ तक कि जो शिकार करके जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज होती है या शिकार करके भोजन एकत्र करने वाले समुदायों की भांति साधारण लोगों में भी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बूमरैंग की भांति उच्च स्तर का ज्ञान होता है, और जिसमें एरोडायनेमिक्स का भी नॉलेज शामिल होती है। अभी बूमरैंग क्या होता है? बूम जो हंटिंग गैदरिंग ऑस्ट्रेलिया की जो आदिवासी हैं, उनमें हंटिंग गैदरिंग जो सोसाइटी है वो एक टूल बूमरैंग का यूज करती हैं। बूमरैंग एक अर्धचंद्राकार आकार का एक टूल है, हंटिंग टूल है, जिसमें जो शिकार करने वाला जानवर है उसको दूर से फेंक कर मारा जाता है और वो उसको घातक रूप से प्रहार करके वो पुनः शिकार करने वाले व्यक्ति के पास वापस आ जाता है। इसमें पीछे की ओर साइड में जो 2 आर्म्स होती है उस पे हल्का स्लिट होता है। ये स्पष्ट करने की बात ये है कि ये हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, जिसे हम सिंपल सोसाइटी कहते हैं, उनकी जीविका
शिकार और खाद्य संकलन पर निर्भर करती है, वो भी अपने उपकरणों में एक विशेष प्रकार के ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करते हैं कि इस अनुभव का प्रयोग करके जो अपने लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी या उपकरण का इस्तेमाल करें, वह उनके लिए मैं कह सकती हूँ जीवन निर्वाह में किस तरह से सहायक हो सकती है और वह चोट करके वापस आ जाती है, अर्थात उसका पुनर्प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें भी कुछ स्तर का ज्ञान होता है और बूमेरैंग में फेंक करके मारना और फिर पुनः वापस आ जाना, इसमें भी एरोडायनेमिक्स की नॉलेज शामिल है। और ये ऐसा नहीं कि उन्होंने एरोडायनेमिक्स पढ़ी है, लेकिन अनुभव के आधार पर उन्होंने ये सीखा है कि इस प्रकार के बूमेरैंग बनाने के लिए कौन-सी टेक्नोलॉजी लगाई जाए, किस प्रकार से बनाया जाए कि वो उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सके। यहाँ तक कि जो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने के लिए भी उच्च स्तर की विशेषज्ञता होती है। इसलिए सरल और जटिल तकनीक के बीच का अंतर केवल संगठनों की जटिलता और विभिन्नता का चरण ही होता है। जब कोई शिकारी तीर धनुष बनाता है, तो वह शुरू से अंत तक इस प्रक्रिया में शामिल होता है। परंतु जब किसी मोटर कार का निर्माण होता है, तो इसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं और निर्माण के कई स्तर होते हैं तथा इस मैन्युफैक्चरिंग के प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं होता। लेकिन सरल समाजों में जो प्रारंभ से लेकर अंत तक जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, वो सामान्यतः एक व्यक्ति एक छोटे से समूह के द्वारा ही की जाती है। जबकि जटिल समाजों में छोटी-छोटी प्रक्रियाएँ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके प्राथमिक चरण या प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया में जो शामिल हो, वही उसके अंतिम उत्पाद की प्रक्रिया में भी शामिल हो। तो ये है उत्पादन की बात। अब उत्पादन के बाद हम लोग आर्थिक गतिविधि की दूसरी श्रेणी या प्रक्रिया की बात करते हैं, वो है कंजम्पशन या उपभोग। जिस चीज़ का उत्पादन हुआ, उसका उपभोग कैसे होगा? तो उपभोग में संसाधनों का या रिसोर्सेज का सामाजिक वितरण और उसका एंटाइटलमेंट शामिल है। उत्पादन के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन क्या करता है, और उपभोग के संदर्भ में यह पूछा जा सकता है कि कौन क्या प्राप्त करता है। तो उत्पादन और उपभोग में मूलभूत अंतर ये है कि कौन क्या करता है और उपभोग में कौन क्या प्राप्त करता है। तो जो सामाजिक अवसरों और सामाजिक मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकार के से उपभोग किया जाता है। जैसे मुख्यतः उपभोग दो तरह से होता है। एक होता है जीवन निर्वाह से संबंधित उपभोग, दूसरा होता है विशिष्टता से संबंधित उपभोग। जीवन निर्वाह का मतलब सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, जहाँ पे होती है कि जो भी उत्पादन हुआ, कौन क्या करता है और कौन क्या प्राप्त करता है। करने वाला और प्राप्त करने वाला, इन दोनों के बीच में जितना उत्पादन होता है, उतना ही इस समूह के बीच में उपभोग कर लिया जाता है। इसको कहते हैं जीवन निर्वाह से संबंधित उपभोग या सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, जीविकोपार्जक आर्थिकी। तो जीवन निर्वाह से संबंधित उपभोग का तात्पर्य है भोजन, आवास, औषधि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का उपभोग करना तथा औजारों एवं उपकरण बनाने के लिए संसाधनों का रूपांतरण है। तो सबसे सरल ज्ञात समाज वे समाज होते हैं जिनमें उपभोग के लिए आवश्यक संसाधन निःशुल्क वस्तुएं होती हैं। ये वे लोग होते हैं जो जंगलों, रेगिस्तानों, पहाड़ों और इस तरह के प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं जहां उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उस वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं से हो सकती है, और उन वस्तुओं का इस्तेमाल उनमें से कोई भी व्यक्ति कर सकता है और वह किसी भी प्रकार से खरीद कर या भुगतान करके नहीं करता। वह स्वतः उपलब्ध होती है और अपनी आवश्यकता के अनुरूप वह वातावरण में पाई जाने वाली, वातावरण में उपलब्ध उन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अब वर्तमान में इस तरह के समाज भी दुर्लभ हो रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में वन सहित अधिकांश जो प्राकृतिक संसाधन है, उसपे किसी राज्य केंद्र या किसी केंद्र शासित सत्ता का नियंत्रण होता है। तो निःशुल्क वस्तुएं भी मिलना अब बहुत सहज नहीं रह गया है। लेकिन बहुत से समाजों में घर ही, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ घर ही उत्पादन और उपभोग की इकाई है। जैसे कि किसानों और कारीगरों के घर में संसाधनों का मुश्किल से ही बराबर-बराबर विभाजन होता है। बहुत से समाजों में एक ही घर के सदस्यों को पसंदीदा खाद्य पदार्थों और खाद्य संसाधनों का असमान हिस्सा प्राप्त हो सकता है। जैसे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में जिस जानवरों को खाया जाना है, जिसका शिकार हुआ है, जिसको खाया जाना है,
उसे उस समाज के सदस्यों के बीच उनके सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंध के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ संसाधनों की बहुलता होती है, जिससे ऐसी चीज़ों का उत्पादन होता है जिसे विशिष्ट उपभोग के रूप में जाना जाता है। और अपनी प्रतिष्ठा हेतु बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन ये सब प्रतिष्ठा हेतु जो कार्य किए जाते हैं या उत्पादन होता है, वो ऐसे समाजों में होता है जहाँ पे संसाधनों की बहुलता होती है। तो ऐसे समाजों में अपनी प्रतिष्ठा हेतु जो कई कार्य किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि विवाह में बहुत कुछ लोग ऐसे तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, अथवा कुछ लोग कुछ सामाजिक या धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं। तो इसका संबंध किसी भी मूलभूत आवश्यकता से नहीं है, किंतु ये स्टेटस एनहांसमेंट से संबंधित है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। और मूलभूत आवश्यकता जो होती है, आधारभूत आवश्यकता होती है जो, वो जीवन निर्वाह की गतिविधि है कि आदमी जो उत्पादन किया, उपभोग कर लिया और उसी में वो चीज़ें समाप्त हो गईं। लेकिन जो जटिल समाज है, संसाधनों की बहुलता है, वहाँ ऐसी चीज़ों का उत्पादन होता है या उत्पादन की गतिविधि में पैसा बहुत खर्च होता है, और इन सब जहाँ धन का व्यय बहुत होता है, अनुष्ठान बड़े-बड़े होते हैं, उन सब का उद्देश्य मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर उठ करके अपने सामाजिक पद प्रतिष्ठा को स्थापित करना होता है। अब हम लोग उत्पादन और उपभोग के बाद एक्सचेंज की चर्चा करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था के जो तीसरा पहलू है, वो एक्सचेंज, आदान-प्रदान या विनिमय का पहलू है। इसे समाज के निर्माण हेतु एक मौलिक सिद्धांत के रूप में देखा गया है। जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं, तो इसमें यदि लोग आत्मनिर्भर होते हैं, तो संबंधों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभिप्राय ये है कि सरप्लस प्रोडक्शन है, आत्मनिर्भर है, तो एक्सचेंज से ज़्यादा क्या करते हैं कि वो मार्केट में जाके बेच सकते हैं सरप्लस प्रोडक्शन और उससे पैसे या धन का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल सोसाइटी होती है, वहाँ पे उत्पादन उपभोग से थोड़ा बहुत या तो ज़्यादा होता है या उतना ही होता है, तो जो अपने उपभोग से बचता है, वो अपने आस-पास के नाते रिश्तेदारों के बीच में वितरित करके वो समाप्त हो जाता है। तो आदान-प्रदान की प्रक्रिया इसमें ज़्यादा चलती है सरल समाजों में। कार्ल पॉलनी ने अपनी बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सचेंज के 3 प्रकारों की चर्चा की थी। उन्होंने कहा एक्सचेंज 3 चीज़ों पे बेस होता है, एक रेसिप्रोसिटी पे, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन पे और तीसरी तरह का होता है मार्केट एक्सचेंज। तो ये 3 प्रकार का जो आदान-प्रदान है, वो देखा जाता है। साइलेंस के अनुसार 3 प्रकार का पारस्परिक आदान, जैसे हमने बताया कि जो एक्सचेंज होता है वो रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है या पारस्परिक विनिमय होता है, रिडिस्ट्रीब्यूटिव या पुनर्वितरण विनिमय होता है और तीसरा मार्केट एक्सचेंज होता है। तो जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है या पारस्परिक विनिमय होता है, वह भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा साहलिंस ने इसकी चर्चा की। तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज 3 प्रकार का कौन-कौन सा होता है? एक जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी होती है, सामान्यीकृत विनिमय की प्रक्रिया होती है। दूसरा बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी और तीसरा नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती है। तो जो पारस्परिक आदान प्रदान या जनरलाइज रेसिप्रोसिटी होती है, उसका तात्पर्य उस आदान प्रदान से होता है जो कि भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लोगों के बीच में होता है, जहाँ कोई गणना शामिल नहीं होती। जैसे किसी भी परिवार के सदस्यों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, वो रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है, जहाँ कोई गणना या कोई कैलकुलेशन शामिल नहीं होता, जो कि अपने आप में प्राथमिक समूह होते हैं। जैसे उपहार देना एक प्रकार से सामान्यीकृत आदान-प्रदान है या जनरलाइज़ रेसिप्रोसिटी है। दूसरा आदान-प्रदान का प्रकार है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी या संतुलित आदान-प्रदान। अब संतुलित आदान-प्रदान क्या होता है? संतुलित आदान-प्रदान वहाँ होता है, जहाँ आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की सावधानीपूर्वक तुलना की जाती है। जैसे जब लोग किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से बदलते हैं अथवा सामान्यीकृत माध्यम से उसे बदलते हैं, तो वहाँ पे वस्तु का मूल्य प्राप्त की जाने वाली वस्तु के मूल्य से तुलना करते हैं कि जो दिया जा रहा है, क्या प्राप्त होने वाली वस्तु भी मूल्य में लगभग वैसी ही है। अर्थात देने वाली चीज़ और प्राप्त करने वाली चीज़ के बीच में एक तुलना की जाती है और यह देखा जाता है कि दोनों का जो मूल्य है वह लगभग बराबर है। तो इस तरह के आदान-प्रदान या विनिमय को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी कहते हैं।
और तीसरे प्रकार की जो रेसिप्रोसिटी होती है वो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती है, जिसे नकारात्मक आदान प्रदान कहते हैं। नकारात्मक आदान प्रदान वस्तुओं के विरुद्ध सत्ता का संतुलन है। जैसे जैसे कि किसी प्रमुख को श्रद्धांजलि देना या किसी ओझा या रिलीजियस फंक्शनरी को अर्घ्य अर्पित करना, तो यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है अथवा दूसरे व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने हेतु भी ऐसा किया जाता है। आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति द्वारा अपने बॉस को दिए जाने वाले उपहार से इस प्रकार के आदान प्रदान की तुलना हम लोग कर सकते हैं। अब एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज का एक उदाहरण है सेरेमोनियल एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं कुला सेरेमोनियल एक्सचेंज। तो ये कुला क्या है? ये भी रेसिप्रोकल एक्सचेंज का एग्जाम्पल है। और कुला टोब्रियंड आइलैंड है, टोब्रियंड द्वीप के लोगों के बीच में एक्सचेंज का एक सिस्टम है। इस एक्सचेंज के सिस्टम में क्या होता है कि यह प्रणाली या सिस्टम उच्च मूल्यों के एक रिंग के विनिमय के द्वारा पूरे अंतर द्वीप पर वार्षिक समारोह के रूप में मनाई जाती है। मतलब टोब्रियंड आइलैंड में एक कुला जो सेरेमोनियल एक्सचेंज है वो पूरे रिंग के रूप में अपने इस एक्सचेंज को पूरा करता है। और इसमें एक यात्रा के माध्यम से जो कुला को शुरू करते हैं, एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते हैं, दूसरे से तीसरे द्वीप जाते हैं और जाते समय वो कुछ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। मेलिनोस्की ने टोब्रियंड आइलैंड में जो वहां पे द्वीपों का छोटे छोटे द्वीपों का समूह है उसमें कंगन और हार, जिसे सोल्वा और मावली कहते हैं, के साथ आदान प्रदान के नेटवर्क का पता लगाया था और यह स्थापित किया था कि यह विनिमय की प्रणाली कुला रिंग का हिस्सा थे और यह विनिमय प्रणाली स्पष्ट रूप से राजनीतिक और सामाजिक अथॉरिटी से जुड़ी हुई थी। तो जो ये एक्सचेंज होता है वो कहीं कहीं कभी कभी कुछ स्थानों पर सोशल स्टेटस और सोशल अथॉरिटी से भी जुड़ा होता है, जिसे टोब्रियंड आइलैंड के अपनी स्टडी में बीएल मेलिनोस्की ने स्पष्ट किया था। और इस एक्सचेंज सिस्टम को उन्होंने स्पष्ट किया था कि कुला सेरेमोनियल एक्सचेंज में इस तरह का अपना जो सोशल स्टेटस, सोशल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरह के भी एक्सचेंज समाजों में होते हैं। और ये इस तरह के एक्सचेंज क्या करते हैं, किनशिप टाइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने नातेदारी संबंधों को। और यद्यपि इनका आर्थिक मूल्य बहुत नहीं होता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल्य बहुत होता है और अपने नातेदारी संबंधों को और मजबूत करने के लिए इस तरह के एक्सचेंज का विशेष महत्व होता है। और इसे मेलिनोस्की ने स्पष्ट किया था अपनी स्टडी में। अब हम लोगों ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज या पारस्परिक विनिमय की बात की। अब विनिमय का एक और प्रकार है पुनर्वितरण या रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज। पुनर्वितरण विनिमय का एक विशिष्ट स्वरूप है जहां वस्तुओं को सबसे पहले किसी केंद्रीय स्थल पर एकत्र किया जाता है और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कई लोगों में कर दिया जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में हम लोग समझें तो भारत में परंपरागत जजमानी प्रणाली रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज का ही एक रूप थी। जैसे किसी कृषक गांव में अनाज उत्पादित करने वाले सभी घरों में कुछ अनाज एकत्रित करके उन घरों में वितरित किया जाता था जिनमें खेती नहीं होती थी। जैसे ब्राह्मणों के घर में नाई या अन्य कारीगर तथा जो समाज के प्रतिष्ठित या आर्थिक रूप से मजबूत होते थे उनको सुविधा प्रदान करने वाले कुछ समूह, तो उनको उनको सुविधा के बदले अनाज दिया जाता था क्योंकि उनके यहाँ खेती या भूमि जैसे संसाधन नहीं उपलब्ध होते थे। तो इस ये भी क्या है, जो जजमानी सिस्टम है भारत की, वह भी रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज का एक एग्जाम्पल है। कुछ जनजातीय समाजों में उस समाज के प्रधान को उसके लिए दी गई श्रद्धांजलि के बदले लोगों को दावत करने की भी व्यवस्था करनी होती थी। जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्सचेंज होता है या पुनर्वितरण प्रणाली में वस्तुओं को एकत्रित तो किया जाता है परंतु उन्हें किसी एक ही व्यक्ति द्वारा उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि उन एकत्रित वस्तुओं को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, आगे पुनर्वितरित कर दिया जाता है। और ये पुनर्वितरण करने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसे सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा और पद, प्रेस्टीज और पोजीशन प्राप्त होती है। तो ये भी विनिमय का एक प्रकार है। जैसे हम लोगों ने पारस्परिक विनिमय की चर्चा की थी, यह पुनर्वितरण प्रणाली भी विनिमय का एक प्रकार है और इसमें पद और प्रतिष्ठा पुनर्वितरण प्रणाली में सम्मिलित होती है। और विनिमय का जो तीसरा रूप है वह है बाजार विनिमय या मार्केट एक्सचेंज। मार्केट एक्सचेंज में वस्तुओं का प्रसार
मूल्यांकन के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर या सामान्यीकृत माध्यम से होता है। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में स्थान का बोध होता है, एक मार्केट प्लेस और एक डेजिग्नेटेड स्पॉट का बोध होता है कि मार्केट ऐसा स्थान जहां पर जाके वस्तुओं का विनिमय किया जाए। जैसे पूर्व औद्योगिक या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बाजारों का तात्पर्य स्थान, बाजार स्थल और निर्धारित स्थल से होता था, जहां लोग अपनी वस्तुओं का या जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था या जिस उनको ले जाते थे और उस स्थान पर बैठ के उसका आदान प्रदान करते थे। और आज बाजार विनिमय का एक सिद्धांत भी है कि जो पूंजीवादी समाज को दर्शाता है, और पूंजीवादी समाज में जो हम सरल शब्द में बाजार में जब वस्तुओं का विनिमय होता है तो वस्तु के बदले वस्तु का भी विनिमय हो जाता है। किसी के पास कोई एक उत्पाद ज्यादा है, दूसरे के पास दूसरा उत्पाद ज्यादा है, और अपनी अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद उस उत्पाद को लेकर के उस बाजार स्थल पे दोनों समूह पहुंच गए और वस्तु से वस्तु का विनिमय कर लिया। लेकिन आज के समय में जो आधुनिक जटिल समाज या पूंजीवादी समाज है, वहां जो मार्केट प्लेस होता है वहां पैसा विनिमय का समकालीन माध्यम है। वहां वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय नहीं होता, बल्कि वस्तु के बदले पैसे का विनिमय होता है, जिससे और इस अवधारणा ने सभी वस्तुओं को योग्य कमोडिफाई कर दिया है। तो हम लोग ने जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की चर्चा की उसमें हम लोगों ने चर्चा की किसकी, प्रोडक्शन की या उत्पादन की, उपभोग की और विनिमय की। और विनिमय, उत्पादन, उपभोग में हम लोगों ने प्रौद्योगिकी की चर्चा की कि किस तरह से प्रौद्योगिकी इन सब प्रक्रिया में, आर्थिक गतिविधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। और साथ ही बाजार की चर्चा की कि मार्केट क्या है। समाजों में जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है उसमें मार्केट मतलब है प्लेस, मार्केट प्लेस या कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट जहां लोग अपने सामान की अदला बदली करते हैं। जबकि जो जटिल समाज है वहां पे बाजार से तात्पर्य है जहां विनिमय का माध्यम वस्तु ना होकर पैसा है। तो आर्थिक प्रणाली समाज के अन्य संस्थानों से अलग नहीं है और यह आज भी राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक और अन्य संस्थानों से जुड़ी हुई है। तो आर्थिक संस्थान की चर्चा करने के बाद अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि राजनीतिक संस्थान क्या होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने कि पहले ही बताया कि समाज में सब रहते हैं, अपनी अपनी गतिविधियों का निर्वाह करते हैं, तो उनकी भी एक मर्यादा होती है, उन पे भी एक नियंत्रण हो। तो नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए राजनीतिक संगठन होते हैं या राजनीतिक संस्थान होते हैं जो सोशल कंट्रोल को देखते हैं। तो सभी समाजों का गठन व्यक्तियों से होता है और वे इसके लिए सामाजिक मानदंड और नियम जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं, उसके लिए अक्सर इस बात की आवश्यकता होती है कि लोगों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समूह के बारे में ध्यान देना होगा। और किसी भी समाज के राजनीतिक संस्थान को समूह के अंदर और बाहर सामाजिक संबंधों के रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्नों से निपटना होता है। तो और राजनीतिक संस्थानों को सत्ता से निपटना होता है, क्योंकि इन संबंधों के प्रबंधन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दबाव शामिल हो सकता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव शामिल हो सकता है। किसी छोटे समाज में अथवा छोटे दल में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनकी आयु अधिक होती है, लेकिन वहां कोई निर्दिष्ट राजनीतिक संस्थान न होने की संभावना हो सकती है, तो वहां पे बड़े लोग राजनीतिक संस्थानों के रूप में पाए जाते हैं, जो कि समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं, विनियमित करते हैं और उसके बाहर संबंध को प्रबंधित करते हैं। और ये विनियमन यानी रेगुलेशन के लिए जो अथॉरिटी को लागू करने की आवश्यकता होती है, वो ऐसे समाजों में उन बुजुर्गों में निहित होती है। तो अब ये प्राधिकार क्या है या अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी या प्राधिकार का तात्पर्य शक्ति के वैध प्रयोग से है, लेजिटिमेट पावर से है। इस प्रकार जो अथॉरिटी को उसके क्रूर बल के आधार पर अलग किया जा सकता है, जिसमें प्राधिकरण की शक्ति को समाज के सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पहचाना जाता है और स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार परिवार स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अथॉरिटी के कुछ रूपों को पहचाना जाता है और जिन लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि समाज को सुचारू रूप से चलने के हेतु उसके मानदंड और मूल्यों का रख रखाव करें, मतलब उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग
को देखते हुए नॉर्म्स एंड वैल्यू को सुनिश्चित करें कि सोशल कंट्रोल बना रहे, और अपनी इस सोशल कंट्रोल को बनाए रहने के लिए जो भी ये फंक्शनरी होती है, पॉलिटिकल फंक्शनरी होती है, वो अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करता है, और ये अथॉरिटी को उस समाज के लोगों द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। अथॉरिटी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात यही होती है कि उसका लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर होना चाहिए। लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर की वजह से ही समाज के अन्य सदस्यों के द्वारा उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जाती और स्वीकार किया जाता है। अब समाज की जटिल प्रकृति के आधार पर कोई भी व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के राजनीतिक संस्थानों को बना सकता है। जो व्यापक रूप से प्रचलित है वो ये है कि वंशावली या बैंड सोसाइटी जिसे कहते हैं, दल या बैंड सोसाइटी, वंशावली वाले समाज जिसे लीनियर सोसाइटी कहते हैं, या चीफडम अर्थात प्रधान के नियंत्रण के अधीन वाले समाज, या मॉडर्न स्टेट। कुछ समाज होते हैं जो नेतृत्व विहीन समाज होते हैं, जैसे एसिफेलस सोसाइटी जिन्हें कहते हैं। तो नेतृत्व विहीन समाज की अवधारणा की शुरुआत ई इवांस प्रिचार्ड और मेयर फोर्टिस द्वारा उनकी अपने जो बुक है अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम में किया गया था, जिसका अर्थ है कि पहचान ना किए जाने योग्य राज्य या राजनीतिक संस्थान, जिसे एसिफेलस सोसाइटी कहते हैं। उन्होंने इस अवधारणा का इस्तेमाल उन समाजों को संबोधित करने के लिए किया जिनका कोई राज्य नहीं था, लेकिन उनके द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्यादातर वंशावली राज्यों वाले राज्यों का इस्तेमाल किया जाता था, लीनियर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार जब हम लोग राजनीतिक संस्थानों की बात करते हैं कि जो और वो जो व्यापक रूप से प्रचलित है, उसमें हमने सबसे पहले चर्चा की बैंड की, जिसे दल कहते हैं या बैंड कहते हैं। अब बैंड क्या है? बैंड की भांति प्राथमिक समूह जैसे सम्मुख समाजों में जिनका आकार बहुत छोटा होता है और जहां रेगुलेटरी फंक्शन को सहमति के साथ पूरे समूह द्वारा एकजुट होकर किया जाता है। जब भी कोई निर्णय लेना होता है, और चाहे निर्णय उस जनजाति के किसी सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित हो या किसी अन्य जनजाति के साथ संबंधों के बारे में हो, जनजाति के सभी सदस्य सामूहिक रूप से सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय लेते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि सम्मुख समाजों में कोई असमानता नहीं होती है, इसलिए उन समाजों में किसी भी व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान करके राजनीतिक कार्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता। यह इसलिए भी होता है कि इन समाजों का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। दल होते हैं, अधिक से अधिक 10, 20, 50 इतने ही लोग इसमें होते हैं। तो इनका आकार बहुत छोटा होता है और ये समाज के प्राथमिक समूह होते हैं, प्राइमरी ग्रुप होते हैं, जिनमें निर्णय लेने के लिए फेस टू फेस इंटरैक्शन की संभावना होती है। तो ऐसे समाजों को दल समाज कहते हैं, और इसमें कोई ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती या किसी को प्राधिकृत नहीं किया जाता कि वो राजनीतिक कार्यों का निर्वहन करें। छोटा सा समूह होता है और आपस में बातचीत करके इस तरह की सोशल कंट्रोल वाली जो गतिविधि होती है उसको ये लोग संपन्न करते हैं। इसी प्रकार का एक दूसरा समाज है लीनियर सोसाइटी जिसे कहते हैं, वंशावली वाले समाज। तो ये जो वंशावली समाज वाले समाज आते हैं, इसमें यूनिलीनियर वंशावली समूह शामिल हो सकते हैं। यूनिलीनियर से मतलब ये होता है कि जो वंशजता की रेखा होती है वो एक ही रेखा में चलती है, चाहे माता की रेखा से चले चाहे पिता की रेखा से रहे, जिसे मातृवंशजीय समाज कहते हैं या पितृवंशजता वाले समाज कहते हैं। तो जो वंशावली समाज होते हैं, इसमें एक रेखीय वंशावली वाले समूह शामिल होते हैं, और ये समूह कानूनी और राजनीतिक इकाइयों के रूप में भी काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समूहों को नुअर में इवांस प्रिचार्ड ने उल्लेखित किया था। मेयर फोर्टिस ने भी बताया है कि वंशावली का यूनिलीनियल सिद्धांत कभी-कभी यूनिलीनियल वंश समूहों का विकास कर सकता है, क्योंकि सभी सदस्यों का समूह का संबंध अपने वंशजों तक ही सीमित रहता है। इस प्रकार से ये बाध्य समूह एक कॉरपोरेट के रूप में कार्य करता है, जिसका कि संपत्ति पर प्राधिकार होता है और जो सामूहिक संपत्ति को कंट्रोल करता है और उसका प्रबंधन भी करता है। और इस प्रकार की जो लीनियर सोसाइटीज होती हैं, इनकी एक विशेषता यह होती है कि इसके सभी सदस्यों में सामाजिक समानता होती है, मतलब ये इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है, यहाँ हायरार्किकल सिस्टम नहीं पाया जाता। यहाँ पे ये सामाजिक समानता होती है और उसमें एकता का सिद्धांत होता है
कहने का तात्पर्य है कि स्ट्रेटिफाइड सिस्टम नहीं होता है, इसमें एगैलिटेरियन सिस्टम ये होता है और समाज के सभी सदस्य सामाजिक रूप से एक समान होते हैं और इस प्रकार एक पीढ़ी के वंशावली के सभी लोग सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक बराबर होते हैं और सभी महिलाएं भी उन्हीं के बराबर होती हैं और ऐसे समाजों को वंशावली वाले समाज कहते हैं। इसमें देवर विवाह और साली विवाह जिसको लेवीरेट और सोरोरेट के रीति रिवाज का इसी से प्रादुर्भाव होता है। अब लेवीरेट क्या है? लेवीरेट शब्द लैटिन शब्द के लेविर से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है पति का भाई। तो लेवीरेट में ये लेवीरेट एक प्रकार की मैरिज है और इसका मतलब ये होता है कि जिसमें कोई मृत व्यक्ति का भाई अपने भाई की जो पत्नी होती है उससे विवाह के लिए बाध्य होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें एक पीढ़ी के सभी सदस्य एक समान कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह एक और प्रकार है सोरोरेट जिसे साली विवाह कहा जाता है। इसमें इस तरह के विवाह में एक पत्नी अपने पत्नी की बहन के साथ शादी कर सकता है और आमतौर पर उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद इस तरह के विवाह मान्य होते हैं। तो यह है वंशावली वाले समाज और वंशावली समाज में वंश समूहों के बुजुर्गों द्वारा वंशावली समूह की संपत्ति और उसके आंतरिक और बाह्य संबंधों को भी प्रबंधित किया जाता है। वंश समूह के बुजुर्ग विवादों को निपटाते हैं, वंश में शादी ब्याह के लिए बातचीत करते हैं और अन्य समूहों को अपने साथ मिलाकर युद्ध में जाते हैं, शांति कायम करते हैं तथा समूह से संबंधित दूसरी अन्य गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। अर्थात एक सोशल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म जो लीनियर सोसाइटी होती है उस सोसाइटी के बुजुर्ग उनके अंदर निहित होता है और प्रत्येक वंश समूह राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक समान है और क्योंकि समूचे जनजाति को ऐसे कई समूहों में बांटा जाता है इसलिए इस प्रकार के समाज को सेगमेंट्री वंश प्रणाली भी कहा जाता है। और सेगमेंट का मतलब होता है जो विभाजन है या खंड है उनको एक समान रखने के लिए लोगों और संसाधनों के पुनर्वितरण के बहुत जटिल तंत्र होते हैं। अपनी बुक पिग्स ऑफ द एंसेस्टर्स में रायर रेपोर्ट ने उल्लेख किया है कि न्यू गिनी के सेम्बोगा में किस तरह से पीपल और रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। राय रेपोर्ट ये भी बताते हैं कि किस तरह से अंतर समूह युद्ध, सुअर की बलि और पूर्वजों की पूजा के संयोजन से भूमि को रीडिस्ट्रीब्यूट करने और सुअरों और लोगों के बढ़ते क्षेत्रों से छुटकारा पाने में सहायता करते हैं और किस प्रकार समय समय पर इस व्यवस्था को कायम रखा जाता है ताकि मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य बना रहे। तो लीनियर सोसाइटी में इस तरह से जो बुजुर्ग होते हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं और सोशल कंट्रोल को मेंटेन करते हैं। एक अन्य प्रकार का समाज है चीफडम जिसे कहा जाता है या प्रधान के नियंत्रण के अधीन समाज। हमने इगैलिटेरियन सोसाइटी में जब हम जाते हैं और तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब समतावादी समाजों में या इगैलिटेरियन सोसाइटी में ऐसे समाजों में जाते हैं जो बहुत अधिक संगठित होते हैं और जिनमें चिन्हित किए जा सकने योग्य राजनीतिक संस्थान होते हैं। बहुत से आदिवासी समाजों में प्रमुखों यानी कि जो मुखिया है उनकी संस्था हम लोग देखते हैं कि वो मौजूद होती है और इस प्रकार के अधिकांश समाजों में प्रधान या मुखिया सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा सा अधिक ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति होता है और प्रधान बनने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति के पास वह गुण होने चाहिए जिसके बल पर वह अपने लिए अपने अनुयायियों को एकत्रित कर सके, उसको लोग फॉलो करें। उसके अंदर ये कुछ तो विशेषता होनी चाहिए कि उस ग्रुप के लोग उसको अपना नेता माने, उसको अपना प्रधान माने और यह तभी संभव है जब लोगों को या तो दावत दी जाए अथवा लोगों के बीच स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले अनुष्ठान किए जाएं। इस प्रकार के अधिकांश समाजों में उच्च पद का सपना संजोने वाले व्यक्ति द्वारा अब संचित वस्तुओं का स्वयं उपभोग ना करके उन वस्तुओं को बांट दिया जाता है। इन वस्तुओं का इस्तेमाल सामूहिक भोज में किया जाता है या शानदार पोटलैच जैसे अनुष्ठान में किया जाता है। अब पोटलैच क्या है? पोटलैच एक अनुष्ठान है जिसे अमेरिका की उत्तरी पश्चिमी तट के नेटिव अमेरिकन इंडियंस के द्वारा किया जाता है और ये पोटलैच क्या है? ये विशिष्ट प्रदर्शन का पर्याय बन चुका है तथा वास्तव में यह उस व्यक्ति का पर्याय
बन चुका होता है, जो अपनी योग्यता और ताकत को दिखाने के लिए अधिक मात्रा में सामानों को वितरित करता है। इन सामान के अंतर्गत रतालू, सूअर, कंबल के साथ-साथ तांबा और दास इत्यादि होते हैं, और इनको ये पोटलैच की जो परंपरा है, पोटलैच का जो आयोजन है, उसमें वितरित करते हैं। इनमें से ज़्यादातर सामानों का उपभोग सामूहिक रूप से किया जाता है, और उन्हें एकत्रित करने वाली व्यक्ति की क्षमता को दिखाने के लिए उन सामान को नष्ट कर दिया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है। वस्तुओं का यह प्रसार और कई प्रकार उसकी बर्बादी उस व्यक्ति को वैधता प्रदान करता है कि जो कि उस उच्च पद का या उस समूह का प्रधान बनने का दावा करते हों। और इस तरह के पोटलैच के प्रदर्शन के द्वारा वो अपने स्टेटस को स्थापित कर देते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को समाज के लोगों के बीच में स्थापित कर देते हैं। हालाँकि जो वास्तव में हायरार्किकल सोसाइटी होती हैं, या वो रैंक समाज से भिन्न होते हैं, क्योंकि उन समाजों में उच्च पद के किसी भी व्यक्ति को अमीर नहीं रहने दिया जाता, अथवा उनके पास दूसरे लोगों की को नियंत्रित करने वाली कोई वास्तविक ताकत नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति का उच्च पद इस बात पर निर्भर करता था कि उनके पास अपने पद को कठोर मेहनत और प्रबंधन द्वारा कायम रखने की क्षमता हो। एडमंड लीच ने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा में भी स्पष्ट किया है कि हाईलैंड बर्मा के बारे में लोगों से संबंधित अपने अध्ययन के माध्यम से दोलन के संतुलन की अवधारणा को एडमंड लीच प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पहाड़ी छोर पर स्थानांतरित कृषि जो लोग करते थे और जिनका समाज गुमसा या संगठित सरदार और गुमलाव या अराजकता के बीच स्थानांतरित होते रहते थे या आते जाते रहते थे। क्यों? क्योंकि मुखिया अपनी शक्ति को प्राप्त करते थे और खोते भी रहते थे। तो इसमें उन्होंने इस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा में इस तरह की बात को स्पष्ट किया है एडमंड लीच में। और किसी भी संगठित केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण मतलब सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी के निर्माण की कमी का एक कारण समाज का उत्पादन और निर्वाह का आधार है, जहाँ पर वास्तविक अधिशेष का उत्पादन नहीं होता, मतलब सरप्लस का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके विपरीत स्थिति को भी सच माना जा सकता है, क्योंकि जिन समाजों में केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता की या संगठन की कमी होती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं होती, उन्हें निर्वाह योग्य से अधिक उत्पादन करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। और इस प्रकार हंटिंग सोसाइटीज वाले समाजों में हजारों हजार बीजों को एकत्रित भी नहीं किया जाता और भूमि पर छोड़ा भी जा सकता है, तथा लेकिन जो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी होती है या बागवानी करने वाले समाजों को भी बड़ी मात्रा में कहीं कहीं कंदमूलों को नहीं निकाला जाता और उनको जमीन के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। अब चीफडम के बाद एक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हम लोग चर्चा करेंगे, उसे हम लोग स्टेट कहते हैं या राज्य। कोई भी केंद्रीकृत राज्य तब प्रकट होता है जब गैर उत्पादक अभिजात वर्ग नॉन प्रोड्यूसिंग एलीट वर्ग का समर्थन करने के लिए अधिशेष का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता होती है। अब रियल पावरफुल एलीट वर्ग को इस तथ्य से पहचाना जाता है कि वो दूसरों के कार्य से दूर रहें। अर्थात किसी साधारण आदिवासी समाज में मुखिया अपने साथियों के साथ खेतों में कार्य करता है और इसलिए उसकी पत्नियां भी ऐसा करती हैं। लेकिन किसी सच्चे केंद्रीकृत प्रणाली में जो वास्तविक शक्ति रखते हैं, वे अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों से यह सब करवाने में सक्षम होते हैं कि हमारे पास हम ज्यादा शक्तिशाली हैं और इस तरह के जो कार्य हैं वो स्वयं न करके अन्य लोगों से कराते हैं। और इस तरह से वो दूसरों से सब करवाने में सक्षम होते हैं, ना केवल अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए, बल्कि अपनी सुपीरियॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए भी बड़ी मात्रा में सरप्लस प्रोडक्शन को उत्पाद करवाने में भी दूसरों का सहयोग लेते हैं और अपनी अथॉरिटी का प्रयोग करते हैं। लेकिन राज्य संगठन के अनेक सिद्धांत हैं। विरोधाभास ये है कि जिन लोगों को पदानुक्रम की धारणा के लिए उपयोग नहीं किया जाता और स्वतंत्र जीवन में व्यतीत करते हैं, वे दूसरों की शक्ति के तहत आने के लिए सहमत हैं। इसमें एक सिद्धांत जीतने का है कि यदि कोई समूह दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो विजयी समूह को जीतने वालों को दास या निम्न तबके में बदलने की संभावना होती है, जिससे कि वे उनके लिए उत्पादन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसका एक अन्य सिद्धांत है जो इससे संबद्ध सिद्धांत है, वह है पारिस्थितिकी अवरोधों का भी है। इस प्रकार कोई विजित व्यक्ति उस समय केवल गुलाम बनकर रह जाएगा यदि बच नहीं सकता, और वह भी वे समुद्र या पहाड़ों और रेगिस्तानों द्वारा प्रतिबंधित हो।
उसके पार जाना उनके लिए आसान नहीं होता। आंतरिक विकास पर आधारित एक और सिद्धांत है जो इस बात की परिकल्पना करता है किसी भी समाज में शिल्प कौशल या बेहतर कौशल और ज्ञान वाले व्यक्ति होंगे जिन्हें शुरू से ही समूह श्रेष्ठता के लिए स्वेच्छा से समर्थन देता होगा, लेकिन बाद में इस तरह के समूह अपनी सीमाओं को बंद कर सकते हैं और यहाँ तक कि वे अपनी श्रेष्ठता का दावा कर सकते हैं और वंशानुगत वंशावली बना सकते हैं जो दिव्य वंश का दावा करते हैं। इस तरह समाज को उच्च और निम्न समूहों में बांटने के लिए किसी भी मामले के लिए सरप्लस फूड और अन्य सामग्रियों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। चूंकि कुलीन वर्ग सत्ता में आते हैं और वे अपनी श्रेष्ठता को मजबूत करने के लिए सामग्री का उपयोग करते हैं, तो इसलिए कार्ल विटफोगल ने हाइड्रोलिक सिविलाइजेशंस के रूप में उनके संदर्भ का वर्णन किया था। ये अब हाइड्रोलिक सिविलाइजेशन क्या है? ये सभ्यताएं जो है महान नदियों के किनारों पर विकसित हुई जहां सिंचाई करने वाले नहरों के निर्माण के आधार पर स्थायी खेती के लिए इन नदियों के जल और उपजाऊ किनारों बैंकों का उपयोग करते थे। हालांकि बांधों और नहरों के निर्माण के लिए जो श्रम लगाया गया था उसे बाद में कुलीनों द्वारा प्राचीन मिस्र की सभ्यता में पिरामिडों और मंदिरों की तरह अपने महलों की श्रेष्ठता के प्रतीकों के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। और साथ ही राज्य का एक और अनिवार्य आवश्यकता है करों का संग्रहण करना। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मुखिया और राज्य जैसे संस्थानों में सत्ता के संगठन के साथ साथ राजनीतिक संस्थानों के दायरे में सत्ता की प्रकृति से भी नियंत्रण होता है। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए थे और जिन्हें समाज में मान्यता दी जा सकती है। ये है पारंपरिक, करिश्माई और तर्कसंगत कानून। और यदि एनालिटिकल रूप से विभिन्न प्रकार के हम देखते हैं तो विश्लेषणात्मक रूप से विभिन्न प्रकार के नेतृत्व होते हैं, पर वास्तविकता यह है कि इनमें से एक से अधिक गुण किसी एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, अर्थात वो पारंपरिक भी हो सकता है, करिश्माई भी हो सकता है और तर्कसंगत कानूनी नेता भी हो सकता है और इस तरह से राज्य को वो रन कर सकता है। और हमने राजनीतिक संस्थानों में दल, वंशावली वाले समाज, चीफडम या प्रधान वाले समाज और राज्य, इनकी चर्चा की। अब राजनीतिक संस्थान के बाद धार्मिक संस्थान की चर्चा करते हैं। नातेदारों की भांति धर्म मानव समाज का एक अनिवार्य पहलू है। और जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो धर्म के 2 पहलू महत्वपूर्ण हैं, एक मान्यताएं और एक प्रथाएं, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एक संस्था के रूप में धर्म में सामाजिक प्राणियों को सही जगह पर रखने के लिए सबसे शक्तिशाली नियामक कार्य है। धर्म की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि प्रथाएं और मान्यताएं, इनमें से जो मान्यताएं हैं वो किसी समाज के लिए जीवन, मृत्यु, अस्तित्व के अर्थ, दुनिया की प्रकृति, मनुष्यों के स्थान, गैर मानव एक प्रकृति, उनके लिए एक दूसरे के समान के साथ संबंध के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए ब्रह्मांड संबंधी आधार प्रदान करता है। और जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है इसमें धर्म को मानव की मानसिकता के एक अनिवार्य घटक, अति अहंकार या नैतिक व्यवहार की क्षमता प्रदान करने के रूप में पहचानता है। अब धर्म के लिए धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं। ये धार्मिक विशेषज्ञ क्या होते हैं? अतिमानवीय और सांसारिक दुनिया के बीच मध्यस्थों के रूप में पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य करते हैं। ये शैमन होते हैं, पुजारी या प्रीस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि एक विशेषज्ञ होते हैं, जैसे शैमन आमतौर पर सरल समाजों में पाए जाते हैं और वे यह मानते हैं कि उनके शरीर में देवताओं का वास है और वे उसी रूप से कार्य करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया को अधिकार करने के रूप में जाना जाता है और इस तरह के अनुष्ठान आमतौर पर पाए जाते हैं और ये सरल समाजों में पाए जाते हैं। दूसरा, जो पुजारी या प्रीस्ट होते हैं, ये पूर्णकालिक विशेषज्ञ होते हैं और संगठित धर्मों का हिस्सा होते हैं, जहां वे निर्धारित कर्तव्यों के साथ साथ वैध स्थितियों पर कब्जा कर लेते हैं और आदर्श व्यवहार का अनुपालन करते हैं। पुजारी कर्तव्यों, नियमित अनुष्ठानों और प्रथाओं का पालन करते हैं। पुजारियों के उदाहरण हम हिंदू मंदिर के पुजारी, ईसाइयों के चर्च और पादरी ये हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इस यूनिट में आपने देखा कि हम 3 संस्थानों से परिचित हुए।
आर्थिक संस्थान, राजनीतिक संस्थान और धार्मिक संस्थान। और मनुष्य क्या है कि निर्धारित मानदंड और मूल्यों के साथ समाज में रहते हैं, वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग करते हैं और अपने उत्पादन को वितरित करते हैं, उनका आदान-प्रदान भी करते हैं। वे इंद्रियों द्वारा महसूस की जाने वाली और देखी जाने वाली वस्तुओं से संबंधित होते हैं। अभिप्राय ये है कि उनका संबंध अलौकिक जगत से भी होता है और मनुष्य इस बात के लिए सक्षम होते हैं कि वो अमूर्त के बारे में सोच सकें और कालांतर की ज़रूरत के बारे में सोच सकें। इस प्रकार वे जीवन का रहस्य, तात्पर्य, उद्देश्य भी जानते हैं और वह यह भी जानना चाहते हैं कि जीने या बनने का क्या तात्पर्य होते हैं। इस चिंतनशील विचारवादी क्षमता के आधार पर वे समाज में रहने के लिए सक्षम होते हैं और मानदंड और मूल्यों के आधार पर संबंधों को बनाने में सक्षम होते हैं। और इसी के साथ हमारी ये यूनिट समाप्त होती है। नमस्कार।